बच्चों, मैं हूं डॉक्टर अखिलेश पांडे। ये है आपका पसंदीदा चैनल साइंस वाला एकेडमी। आज बच्चों हम लोग फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें जो पर्टिकुलर टॉपिक है मोशन, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि फिजिक्स क्या है, व्हाट इज फिजिक्स। हम लोग फिजिक्स क्यों पढ़ते हैं और फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं। अगर हम लोग इस बात को अच्छे से समझ लें कि फिजिक्स में हम लोग पढ़ते क्या है, सीखते क्या है, तो हमारा इंटरेस्ट फिजिक्स में बहुत अच्छा डेवलप हो जाएगा और हमको फिजिक्स आसान लगने लगेगी। तो फिजिक्स क्या है बच्चों? व्हाट इज फिजिक्स? अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज फिजिक्स, तो आप क्या बोलोगे? फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। इसका क्या मतलब हुआ कि हम अपने सराउंडिंग में जो कुछ भी नेचुरल फिनोमेना, जो कुछ भी प्रकृति में घटनाएं होती रहती हैं, उसको हम लोग फिजिक्स में स्टडी करते हैं। वो क्यों होती हैं, हमारे नेचर में जो कुछ भी हम लोग फिनोमेना देखते हैं, उसके रहस्यों को फिजिक्स खोलता है कि वो घटनाएं कैसे होती हैं, क्यों होती हैं, उसको कौन बताता है? फिजिक्स। तो कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंटरेस्टिंग है कि हम फिजिक्स को स्टडी करके अपने नेचर में, अपने प्रकृति में होने वाली घटनाओं को जो हम ऑब्जर्व करते हैं, जैसे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे हम साइकिलिंग कर रहे हैं, तो जब तक हम पैडल मार रहे हैं तब तक वो साइकिल आगे जा रही है, और जब हम पैडल मारना बंद कर देते हैं तो धीरे 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 रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है, कौन बताएगा? फिजिक्स बताएगा। 12 घंटे दिन होता है, इसके बाद 12 घंटे की रात होती है। ये दिन और रात कैसे बदलते रहते हैं, इसका उत्तर किसके पास है? फिजिक्स के पास। हम लोग कोई चीज फेंकते हैं पत्थर ऊपर, और वो ऊपर जा करके फिर नीचे लौट आता है। ये क्यों होता है, कौन बताएगा? फिजिक्स। लेकिन वहीं पे अगर हम कोई रॉकेट छोड़ते हैं, या जो है जैसे हम चंद्रमा पे कोई सैटेलाइट छोड़ रहे हैं, तो वो तो वापस नहीं आता। वो क्यों नहीं आता? और हम पटाखे छोड़ते हो तो वापस आ जाता है। तो इसका उत्तर किसके पास है? फिजिक्स के पास है। अगर हम किसी पेड़ के चारों तरफ अगर हम साइकिल से राउंड लेना चाहें, तो जैसे ही हम पैडल तेज करते हैं तो हमारा जो सर्किल है वो ज्यादा बड़ा हो जाता है। और अगर हम चाहें कि पेड़ के नजदीक नजदीक ही राउंड लें, तो हमको बहुत धीमे धीमे जो है पैडलिंग करनी पड़ेगी। इसका जवाब किसके पास है? ऐसा क्यों होता है, कौन बताएगा? फिजिक्स बताएगा। जब हम हाईवे पे जैसे जा रहे होते हैं, तो जहां पर टर्न होता है, जहां पे शार्प टर्न होता है, जहां पे घुमाव होता है, वहां पे हम क्या नोटिस करते हैं कि जो आउटर सर्किल है, जैसे टर्न अगर जो है इस तरीके से है, तो जो बाहर वाला भाग है वो उसको ऊपर उठा दिया जाता है। वो सड़क वहां पे ऊंचाई पे रहती है। ये इसको क्या बोलते हैं? बैंकिंग। तो बैंकिंग ऑफ रोड क्यों किया जाता है, उसके पीछे क्या रीजन है, कौन बताएगा? इसका उत्तर किसके पास है? फिजिक्स के पास। अभी अगर टाइल्स है, उसके ऊपर तेल को गिरा दिया जाए और हम उस पर चलने का कोशिश करें, तो हम नहीं चल पाएंगे। क्यों नहीं चल पाएंगे? अगर वही रफ सरफेस रहती है तो हम आराम से चल लेते हैं। तो इसका उत्तर लेकिन किसके पास है? फिजिक्स के पास। जब कोई फल पक जाता है तो वो अर्थ की तरफ गिर जाता है, नीचे की तरफ गिर जाता है, ऊपर क्यों नहीं भाग जाता? इसका उत्तर किसके पास है? फिजिक्स के पास। हमारा जो वजन है, हम ही हैं, हमारा वजन अर्थ पे सपोज करो 60 केजी है, और अगर हम ही मून पे चले जाएं तो हमारा जो वजन है 1/6 हो जाता है, जबकि हम वही हैं। इसका उत्तर कौन बताएगा? फिजिक्स। तो जो कुछ भी नेचर में घटनाएं होती हैं, सीजन बदल रहे हैं, दिन रात हो रहे हैं, पूर्णिमा का जो चांद होता है, उस दिन, पूर्णिमा के दिन ज्वार भाटे क्यों आ जाते हैं, जो कुछ भी हम नेचर में देख रहे हैं, सबका रहस्य
कौन खोलता है? फिजिक्स। तो कितना इंटरेस्टिंग है, हम लोगों को इसी नजरिए से फिजिक्स को पढ़ना चाहिए कि सबके पीछे का रीजन क्या है। तो अगर हम इस नज़र से फिजिक्स को पढ़ेंगे तो हमारा इंटरेस्ट भी फिजिक्स में बढ़ जाएगा और हमको वो सब्जेक्ट सरल भी लगने लगेगा। कंसेप्ट क्लियर करना होता है फिजिक्स में, तो कंसेप्ट क्लियर करते हुए हमारे साथ चलेंगे तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आपको फिजिक्स बहुत आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने लगेगी। तो बच्चों, हम लोग आते हैं पर्टिकुलर अपने टॉपिक पे पढ़ते हैं। फिजिक्स में बच्चों सबसे पहले कुछ टर्म्स हैं जिसको समझना जरूरी है। उसको फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी मतलब कि क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, जिसको हम मेजर कर सकें, जिसको हम मेजर कर सकें उसको क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। जैसे हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं, वेलोसिटी है, टाइम है, हर चीज को मेजर करते हैं। तो जो क्वांटिटी मेजर की जाती है उसको क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। और हम लोग कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को जो है उसको दो स्पेसिफिक टर्म्स में उसको डिफाइन करते हैं। क्या? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चों? इसके दो कंपोनेंट हैं। एक है न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे नंबर 2, 3, 4, 5, 10, ये न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? एंड यूनिट क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट, इन दोनों को मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन कि कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिसमें अगर हम डायरेक्शन न बताएं तो उस कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। आपको लगेगा कुछ अधूरा जो है जानकारी हमको दी जा रही है, इंफॉर्मेशन हमको कंप्लीट नहीं, उसका मीनिंग आपको कंप्लीट नहीं मिलेगा। तो उसको वहां पे डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ये दो चीजों को हम फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं। इसके आधार क्वांटिटी को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया। क्या क्या? स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या है? अब इसको पहले डिटेल से समझते हैं। बहुत आराम से बच्चों, चलिए एक एक कंसेप्ट को क्लियर करते हैं तो आपको धीरे धीरे ये सब्जेक्ट बहुत ही आसान लगने लगेगा। स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसको एक्सप्रेस करने के लिए हमको मात्र किसकी जरूरत होती है? मैग्नीट्यूड की। किसकी जरूरत होती है? मैग्नीट्यूड। वहां पे डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं पड़ती, वहां आपको नीड ही महसूस नहीं होगी। जैसे अगर आप कहते हैं कि मैं 1 घंटे तक वॉक किया, कितने समय तक? 1 घंटे तक, तो वहां आपसे कोई नहीं पूछेगा डायरेक्शन। तो टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए
किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जहां पे जिसको एक्सप्रेस करने के लिए हमको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, तो उसको क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। दूसरा वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हमको मैग्नीट्यूड के साथ साथ किसकी जरूरत पड़ती है, डायरेक्शन की भी। जब तक डायरेक्शन भी ना बताया जाए तब तक कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमको नहीं मिलेगी। जैसे सपोज करिए कि आपको आपका एक फ्रेंड बोलता है कि मैंने तुम्हारी पेन को 5 मीटर डिस्प्लेस कर दिया, 5 मीटर डिस्प्लेस कर दिया। तो अगर आपको अपनी पेन को सर्च करना है तो आपको जरूर पूछने की जरूरत महसूस होगी भाई किस डायरेक्शन में तुमने डिस्प्लेस किया, अदरवाइज आप कहाँ ढूंढेंगे। तो बिना डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन के वो कंप्लीट आपको जानकारी नहीं मिलेगी, वो इनकम्प्लीट लगेगा। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जानकारी एक्सप्रेस करने के लिए जरूरी हो, उसको क्या बोलते हैं, वेक्टर। मैंने बताया कि मैग्नीट्यूड में 2 चीजें छिपी हैं, क्या क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। यूनिट क्या होती है बच्चों, यूनिट जो है एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है जिससे हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं कि वो उस जो स्टैंडर्ड फिक्स क्वांटिटी है उसके कितने गुना है। तो एक स्टैंडर्ड फिक्स क्वांटिटी बना ली गई है जिसको यूनिट बोला जाता है, उससे हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम कंपेयर करके देखते हैं उससे कितना गुना है, तो उसकी वैल्यू को बताता है। तो स्केलर क्वांटिटी इसको एक्सप्रेस करने के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी कि केवल न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट की जरूरत होती है। और वेक्टर क्वांटिटी उसको बोलते हैं जहां हमको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी इंफॉर्मेशन चाहिए, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू भी चाहिए, यूनिट भी चाहिए और डायरेक्शन। तो यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। बहुत सारे बच्चों के जो क्वेश्चंस होते हैं केवल यूनिट का ध्यान ना देने से गलत हो जाते हैं। तो फिजिक्स में बच्चों इसको दिमाग में आप लोग बैठा लो कि यूनिट का विशेष ध्यान रखना है। यूनिट को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, उसके क्या क्या सिस्टम्स हैं यूनिट के, अब उस पर हम आते हैं। उसको डिटेल से समझना जरूरी है क्योंकि यूनिट फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि टाइप्स ऑफ यूनिट क्या है, फिर अभी हम स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल्स भी बताएंगे ताकि वो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। यूनिट, टाइप्स ऑफ यूनिट। टाइप्स ऑफ यूनिट, यूनिट जितनी भी है फिजिक्स में, जितनी भी यूनिट्स का इस्तेमाल होता है उनको 2 कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हैं। यूनिट्स जिसको कि बेस यूनिट या बेसिक यूनिट्स भी बोल सकते हैं, और दूसरा डिराइव्ड यूनिट्स। तो जैसे नाम से क्लियर है कि फंडामेंटल जो यूनिट्स हैं, बेसिक जो यूनिट्स हैं, वो किसके लिए बनी है, वो किसकी यूनिट है, फंडामेंटल क्वांटिटीज की। तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो इंडिपेंडेंट होती है, उसको
एक्सप्रेस करने के लिए किसी की और क्वांटिटी की जरूरत नहीं होती है, उसको फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। और इसी हिसाब से आप समझ सकते हैं कि फंडामेंटल यूनिट्स भी वो यूनिट्स होती हैं जो इंडिपेंडेंट होती हैं, जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हमको किसी और यूनिट की जरूरत नहीं होती है। और डिराइव्ड यूनिट्स या डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है? जो फंडामेंटल यूनिट्स के माध्यम से जिनको एक्सप्रेस किया जाता है। तो डिराइव्ड यूनिट्स क्या है? तो फंडामेंटल यूनिट्स के माध्यम से इनको हम एक्सप्रेस कर देते हैं। तो ये इंडिपेंडेंट यूनिट्स होती हैं। और हम तो इस तरीके से हमने देखा कि दो कैटेगरी की यूनिट्स हैं। हम सारे यूनिट्स को दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स। अब हम आते हैं सिस्टम्स ऑफ यूनिट। यूनिट को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, किन किन सिस्टम में एक्सप्रेस किया जाता है। सिस्टम्स ऑफ यूनिट। तो मैकेनिक्स में स्पेशली मोशन की स्टडी में 3 फंडामेंटल यूनिट्स यूज करते हैं। 3 फंडामेंटल यूनिट्स यूज्ड इन मैकेनिक्स। क्या क्या? मास, लेंथ एंड टाइम। तो शुरुआत में इन द पास्ट ये तीनों जो मास, लेंथ और टाइम, ये तीनों फंडामेंटल यूनिट्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग के पास 3 सिस्टम थे। 3 सिस्टम थे। क्या क्या? MKS सिस्टम, CGS सिस्टम और FPS सिस्टम। तो पास्ट में यही 3 सिस्टम यूज किए जाते थे। ये 3 जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जो मैकेनिक्स में मोशन को स्टडी करने के लिए यूज की जाती हैं। तो सबसे पहले MKS, दूसरा है CGS सिस्टम और तीसरा है FPS सिस्टम। तो MKS नाम से ही क्लियर है कि मास, इसमें जो है 3 फंडामेंटल क्वांटिटी थी जिन जो मैकेनिक्स में इस्तेमाल की जाती हैं। वो लेंथ को उसमें मेजर करते हैं। MKS में लेंथ को मेजर करते हैं, इसमें मीटर में, और मास को मेजर करते हैं किसमें? किलोग्राम में, और टाइम को मेजर करते हैं किसमें? सेकंड में। तो MKS, इसी का जो है फुल फॉर्म आप देख रहे होंगे, MKS। तो MKS मतलब मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। उसी तरीके से CGS का मतलब आप समझ गए होंगे। C मतलब सेंटीमीटर। यहाँ पे लेंथ को किस मेजर किया जा रहा है? सेंटीमीटर में। और मास को किसमें मेजर किया जा रहा है? ग्राम में। और टाइम को किसमें मेजर किया जा रहा है? सेकेंड में। उसी तरीके से यह PS जो लेंथ है उसको मेजर कर रहे हैं फुट में, और जो मास को मेजर कर रहे हैं पाउंड में, और टाइम को मेजर कर रहे हैं सेकेंड में। तो आप देख रहे होंगे कि टाइम तीनों ही सिस्टम में, चाहे MKS हो, चाहे CGS हो, चाहे यह PS सिस्टम हो, तीनों में सेकंड में ही मेजर किया जा रहा है। बस डिफरेंस कहां है? मेजर कर रहे हैं। अगर हम मास और लेंथ को मीटर और किलोग्राम में मेजर कर रहे हैं तो MKS, और सेंटीमीटर और ग्राम में मेजर कर रहे हैं तो CGS, और फुट और पाउंड में अगर मेजर कर रहे हैं तो FPS। लेकिन बच्चों आज के समय में
ये तीनों सिस्टम यूज में नहीं है। प्रेजेंट टाइम में जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो इस्तेमाल होता है वो क्या है? एसआई सिस्टम। आई से स्टार्ट करो, इसका नाम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या नाम है इसका? फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो ये इंटरनेशनल सिस्टम है जो प्रेजेंट टाइम में यूज हो रहा है। ये वास्तव में जो एमकेएस सिस्टम है उसी का एक्सटेंशन है। एमकेएस सिस्टम में 3 फंडामेंटल यूनिट्स ही डिफाइन हो रही थी, तो उसी का एक्सटेंशन है। जो एसआई यूनिट है फंडामेंटल सिस्टम का ही एक एक्सटेंशन है। तो इसके बच्चों 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। एसआई यूनिट में हम लोग 7 फंडामेंटल यूनिट्स को डिफाइन करते हैं। वो 7 फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन से हैं? 7 फंडामेंटल या इसी इसको आप एक टेबल के रूप में भी लिख के याद कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, 7 फंडामेंटल यूनिट्स और क्या है उसको जो है इस तरीके से आप एक टेबल बना लें तो आपके लिए और अच्छा रहेगा कि उसका नाम क्या है, यूनिट का नेम और सिंबल। तो सबसे पहले जो 3 मैकेनिक्स में जो एमपीएस सिस्टम की जो 3 फंडामेंटल यूनिट्स है वो तो है ही, मैंने बोला उसी का एक्सटेंशन है, उसी में कुछ चीजें और ऐड हो गई। तो 3 थी, 4 और ऐड हो गई उसमें। दूसरा मास, तीसरा टाइम, फिर जो एक्सटेंशन के बाद जो यूनिट्स आए वो क्या क्या है? इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। बच्चों बहुत पूछा जाता है, इसको ध्यान सुनिए और इसको इसी समय याद कर डालिए। इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो ये 7 फंडामेंटल बेस यूनिट्स हैं किसमें? एसआई सिस्टम में। तो एसआई सिस्टम ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स को एक्सप्रेस करता है। तो इसमें किया जाता है एसआई यूनिट में। एसआई यूनिट एकदम आप ध्यान से सुनिए और इसको याद करते रहिए, क्योंकि हर फिजिकल क्वांटिटी पूरी फिजिक्स में आपको एसआई यूनिट में ही एक्सप्रेस करना है सारी फिजिकल क्वांटिटी को, इसलिए टिप्स पे रहना चाहिए। तो मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में। ये तो एमकेएस था जैसा कि मैंने बताया, उसी का एक्सटेंशन। अब इलेक्ट्रिक करंट, ये जो ऐड हुआ है क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। इसको किसमें मेजर करते हैं? एसआई यूनिट इसकी क्या है? एम्पियर। टेम्परेचर का क्या है? केल्विन।
ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये क्या है, कैंडेला, कैंडेला। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, MOLE, मोल। इसका सिंबल M, मीटर को केवल M से जो है एक्सप्रेस किया जाता है, किलोग्राम को kg, सेकेंड को केवल S, एम्पियर कैपिटल A, केल्विन कैपिटल A, कैंडेला स्मॉल c और स्मॉल d। इसको बच्चों जैसे हम लिख रहे हैं वैसे ही लिखना है, वैसे ही याद करना है। मोल, मोल को इसका जो सिंबल यूज किया जाता है मात्र MOL, ई नहीं, याद रखना बच्चों, यहाँ पे ई नहीं लिखते हैं, MOL, तो ये इसका सिंबल है। और मोल एक फिक्स्ड क्वांटिटी है, मैंने बताया कि फंडामेंटल यूनिट क्या है, एक फिक्स्ड क्वांटिटी होता है। तो एक मोल का मतलब उसको एवोगैड्रो एक नंबर दिया गया है, तो क्या होता है, जब वन मोल, जब हम लोग बोलते हैं वन मोल, इसका मतलब होता है 6.02 इंटू 10⁻23। ये एक नंबर है, ये क्या बच्चों, नंबर है, इसको क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर। क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर, एक नंबर है, एक फिक्स्ड नंबर है। अगर हम कहते हैं एक मोल एटम, इसका इतनी संख्या में एटम, अगर हम एक मोल मॉलिक्यूल, इसका मतलब इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अगर हम बोलते हैं वन मोल आयंस, इसका मतलब इतने नंबर ऑफ आयंस। तो ये एटम्स भी हो सकते हैं इतने नंबर के मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, या इतने नंबर के आयंस भी हो सकते हैं। तो वन मोल, इसका बार बार यूज आएगा जब बहुत सारे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए इसको याद रखना है कि ये नंबर, ये फिक्स्ड नंबर है, एवोगैड्रो नंबर। वन मोल जो है इसी से डिफाइन होता है। तो बच्चों ये 7 फंडामेंटल जो बेस यूनिट्स हैं, ये जो है आपको टिप्स पे याद रखना है, इनका सिंबल और इनका एसआई यूनिट, इसको याद रखना। इसके अलावा इसमें 2 कॉम्प्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स को भी इंक्लूड किया गया है। तो एसआई सिस्टम में एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो एसआई सिस्टम में इस 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के अलावा 2 कॉम्प्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स को भी इंक्लूड किया गया है। आप इसको कैसे लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स, कॉम्प्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स। तो ये 2 हैं, ठीक है। जब फंडामेंटल यूनिट की बात आए तो ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट पूछा जाए तो 2 कॉम्प्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स हैं। तो क्या क्या है, प्लेन एंगल और दूसरा है बच्चों सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, ये क्या है बच्चों, इसको कैसे जो है इसका क्या मतलब सिंबल है, इसको कैसे डिनोट करते हैं। तो प्लेन एंगल, इसको बच्चों डी थीटा भी लिखते हैं, डी थीटा। तो इसको बच्चों सॉलिड एंगल को ऐसे एक्सप्रेस करते हैं और प्लेन एंगल को इस रूप में एक्सप्रेस करते हैं। ये क्या है बच्चों, जैसे सपोज करो बच्चों एक आर्क है और ये जो आर्क है ये एंगल, क्या एंगल बना रहा है, डी थीटा। यही है बच्चों, ये जो है ये प्लेन एंगल है।
अगर इस आर्क की जो जिस सर्किल का पार्ट है, जिस प्लेन सर्किल का जो पार्ट है, अगर उसकी रेडियस r है और ये जो आर्क है ये इसकी लेंथ कितनी है, ds है, तो ये जो d थीटा है बच्चों, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ds अपान r। इस r की लेंथ अपान रेडियस, अगर जो आर्क की लेंथ है उसको अगर रेडियस से डिवाइड कर दिया जाएगा तो जो एंगल बनेगा उसको क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल। और अगर इसी जगह सॉलिड एंगल को अगर हमको डिफाइन करना है तो ये बच्चों ये क्या है, एरिया, ये पूरा एरिया लेंगे बच्चों। यहाँ सॉलिड चूंकि एंगल की बात हो रही है और ये बच्चों ये है आपका सॉलिड एंगल और ये आपका रेडियस है, तो इसकी जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी बच्चों, एरिया डीए, ये छोटे से सरफेस जो आर्क है इसका एरिया, इस आर्क का एरिया अपान आर स्क्वायर, तो ये है सॉलिड एंगल। तो इस तरीके से बच्चों ये फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में हमने बताया। इसके दो हमने बताया था कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ठीक है, वो आप उनको दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक फंडामेंटल क्वांटिटीज और दूसरा डिराइव्ड क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो यूनिट्स हैं, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, उनकी जो यूनिट्स हैं वो क्या है, उनकी हमने बताया। और अब आते हैं बच्चों डिराइव्ड यूनिट्स। तो डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में हमने बताया, डिराइव्ड यूनिट्स वो यूनिट होती हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के माध्यम से एक्सप्रेस की जाती हैं। जैसे सपोज करके स्पीड है, तो स्पीड को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। तो यहाँ पे एक फंडामेंटल यूनिट टाइम का सहारा लिया गया और दूसरा फंडामेंटल यूनिट किसका सहारा लिया गया, लेंथ। तो ये स्पीड को हमने किससे एक्सप्रेस कर दिया, दो फंडामेंटल जो है दो फंडामेंटल क्वांटिटी से। तो इसका मतलब क्या होगा, ये डिपेंडेंट है दो फंडामेंटल क्वांटिटी पे, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटी, और इसकी यूनिट को क्या बोलेंगे, डिराइव्ड यूनिट। तो बहुत ही सिंपल है बच्चों, फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटी ये दोनों आपने देखा और इसको याद रखना है बच्चों। इसके अलावा कुछ टर्म्स हैं, मोशन को स्पेसिफिक स्टडी करने के पहले कुछ टर्म्स को समझना है। जैसे हमने बताया था कि हम इस क्वांटिटी जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी इस जो है कैटेगराइज कर सकते हैं। स्केलर क्वांटिटी को मैंने बताया था, स्केलर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसको एक्सप्रेस करने के लिए हमको मात्र मैग्नीट्यूड की ही जरूरत है। क्या, मैग्नीट्यूड की ही जरूरत है। मैग्नीट्यूड यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। इसके एग्जांपल्स क्या क्या है स्केलर क्वांटिटी के, जैसे मास, लेंथ, टाइम, डिस्टेंस, डिस्टेंस, स्पीड, टेम्परेचर, इसके अलावा प्रेशर, पावर,
एनर्जी, डेंसिटी, वॉल्यूम, बहुत सारी क्वांटिटी। बच्चों आप जो है पोटेंशियल हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, एंगल हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, रेजिस्टेंस, एंगल। तो आपको बस दिमाग में रखना है कि जहां हमको डायरेक्शन समझने की, डायरेक्शन के इंफॉर्मेशन की जरूरत महसूस ना हो, केवल हमको ये बता दिया जाए कि ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये इसकी यूनिट है। जैसे अगर हमने बोला कि हम आज जो है 1 किलोमीटर वॉक किए, 1 किलोमीटर वॉक किए, तो हम कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए? 1 किलोमीटर। तो यहाँ डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन की जरूरत ही नहीं है। तो जो है यहाँ पे डायरेक्शन के इंफॉर्मेशन की नीड ना हो और हमको कंप्लीट जानकारी मिल जाए, वो मीनिंगफुल लगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वो स्केलर क्वांटिटी है। केवल मैग्नीट्यूड से हमारा काम चल गया। और जो है वेक्टर क्वांटिटी का मतलब है कि जब तक हमको डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन ना दिया जाए तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती ही नहीं है, इनकम्प्लीट सा लगता है। जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, इसके अलावा मोमेंटम, टॉर्क, ठीक है। बहुत सारी ऐसी क्वांटिटी है। इंपल्स हो गया, वेट हो गया, जो इंपॉर्टेंट कुछ हम लिखवा रहे हैं। वेट, इंपल्स, जैसे कभी कभी इसमें स्केलर में स्पेसिफिक हीट पूछा जा गया है कई बार। स्पेसिफिक हीट तो जहां पे डायरेक्शन की जरूरत है तो वहां पे हम समझ जाएंगे कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसको समझना इतना इंपॉर्टेंट है क्यों? फोर्स, टेम्परेचर ग्रेडियंट, क्यों हमको इतना स्पेसिफाई करके इसको हम इतना जोर देकर के बता रहे हैं कि हर फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आप सोचा करो कि ये स्केलर है कि वेक्टर है। आप कैटेगराइज करने की उसको एक जो है एक अपनी हैबिट एक बना लो। इससे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी। क्यों इंपॉर्टेंट है कैटेगराइज करके उसको याद करना कि ये क्वांटिटी, ये फिजिकल क्वांटिटी जो हम फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आपके सामने आए तो उसको आप पहले देखा करो कि आप उसको कैटेगराइज कर पा रहे हो कि नहीं, कि स्केलर है कि वेक्टर है। क्यों उसमें उसके पीछे का रीजन क्या है कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है समझना कि स्केलर है कि वेक्टर है। क्योंकि जब हम ये समझेंगे कि इसको समझना क्यों इंपॉर्टेंट है, इससे क्या डिफरेंस आ जाएगा, तो तब हमको वो चीज जो है याद भी रहेगी। तो वेक्टर क्वांटिटी में मैंने बताया मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों की जरूरत है, तभी कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमको उस क्वांटिटी की मिल पाएगी। तो क्यों जरूरी है? क्योंकि बच्चों जैसे ही हम जान गए कि ये पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है, तो उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब सिंपल अरिथमेटिक जो प्रोसेस है उसी से हम कर सकते हैं। सिंपल जोड़ घटा सकते हैं, सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हम जो है जो सिंपल अरिथमेटिक मेथड्स हैं वही, तो कितना आसान हो जाएगा। लेकिन अगर वो क्वांटिटी वेक्टर है तो अगर हमने सिंपल अरिथमेटिक मेथड जैसे कि हम नॉर्मली जैसे 7 + 3 हमने जोड़ दिया तो 10 आ गया, लेकिन वेक्टर में ऐसा नहीं होता। वो 7 + 3 ये 4 भी हो सकता है और 10 भी हो सकता है।
तो उसी तरीके से जैसे अगर हम 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 21 सोच लें तो ये स्केलर में संभव है, वेक्टर में संभव नहीं है। तो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब डिफरेंट होता है। तो यही तो कमाल की बात है। और इसीलिए हमको ये समझना, कैटेगराइज करना बहुत जरूरी है कि ये पर्टिकुलर क्वांटिटी क्या है, स्केलर है कि वेक्टर है। जैसे ही हम जान जाते हैं कि नहीं ये स्केलर है तो सिंपली उसको कहीं ऐड करना है तो सिंपली ऐड कर दीजिए, कहीं पे सब्ट्रैक्ट करना हो सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, डिवीजन करना है नॉर्मली जैसे हम लोग डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे करते चले जाइए, आपका गलत नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वेक्टर की बात आती है तो वो सिंपल अरिथमेटिक जो मेथड्स हैं वो वहां पे इस्तेमाल नहीं होंगे। वेक्टर एडिशन अलग है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन अलग है, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन दो प्रकार का होता है। जो वेक्टर जब मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो वहां पे क्रॉस प्रोडक्ट है और डॉट प्रोडक्ट है। सोचिए दो प्रकार के डिफरेंट मल्टीप्लिकेशन हो गए। क्रॉस प्रोडक्ट इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं और डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि दो अगर वेक्टर क्वांटिटीज हैं और उनको मल्टीप्लाई, जैसे आपसे किसी ने बोला कि ये पर्टिकुलर वेक्टर क्वांटिटी और दूसरी भी वेक्टर क्वांटिटी है और दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके दिमाग में आप पहले यही आएगा कि जो भी क्वांटिटी नहीं मिलेगी वो क्या होगी, वेक्टर होगी। जबकि ऐसा नहीं है, हमेशा ऐसा संभव नहीं है। हमको उसके लिए ये भी इंफॉर्मेशन चाहिए कि जो प्रोडक्ट हो रहा है वो क्रॉस प्रोडक्ट है कि स्केलर प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है। तो डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये नाम इसी आधार पे पड़ा है कि जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं दो वेक्टर क्वांटिटी को, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जो क्वांटिटी नहीं मिलेगी वो क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। और अगर दो क्वांटिटी के डॉट प्रोडक्ट से, डॉट माने बिंदी, डॉट प्रोडक्ट से यानी कि स्केलर प्रोडक्ट से जो नई क्वांटिटी मिल रही है वो क्या होगी, स्केलर हो जाएगी। तो सोचिए कितना अंतर है। जब अगर कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी जैसे एक स्केलर क्वांटिटी है और दूसरी स्केलर क्वांटिटी है तो इनके मल्टीप्लिकेशन से जो भी क्वांटिटी मिलेगी ही होगी। लेकिन दो वेक्टर को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो वेक्टर भी हो सकता है और वो स्केलर भी हो सकता है। तो सोचिए कितना मजेदार बात है कि हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो वेक्टर मिल रहा है और अगर हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो हमको जो है स्केलर क्वांटिटी मिल रही है। तो क्रॉस प्रोडक्ट इसको बच्चों किस तरीके से लिखते हैं, अगर एक वेक्टर ए है, एक क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी ए है, दूसरी बी है, तो ए इसका मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड और इंटू साइन थीटा। तो ये ए बी साइन थीटा ये क्या है बच्चों, ये वेक्टर प्रोडक्ट है और जो क्वांटिटी मिली वो क्या कैसी क्वांटिटी हुई, वेक्टर क्वांटिटी हुई। और ए क्रॉस बी ए डॉट बी, अगर ए डॉट बी अगर इसका डॉट मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस एंगल, तो इन दोनों वेक्टर के बीच का कॉस एंगल है, यहाँ पे साइन एंगल है। और इसमें डायरेक्शन भी, वो तो जब वेक्टर का जब लेक्चर लेंगे तो उसमें हम डिटेल में बताएंगे कि वेक्टर प्रोडक्ट की जो है कैसे डायरेक्शन निकाली जाती है, ए क्रॉस बी, ये साइन बी, कैसे इसका जो है हम कैसे जो है इसका एंगल निकालते हैं, डायरेक्शन निकालते हैं।
अभी तो केवल हम आपके अंदर एक इंटरेस्ट पैदा करने के लिए ये इंफॉर्मेशन बता रहे थे कि हमको हर फिजिकल क्वांटिटी को कैटेगराइज करना, कैटेगरी उसका जो है याद रखना, समझना क्यों इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर हम ये जान गए कि ये स्केलर प्रोडक्ट है तो सिंपल जो मेथड्स हैं हम उससे उसको ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन वेक्टर एडिशन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर डिवीजन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन ये बिल्कुल ही अलग है। जैसे उदाहरण के लिए बच्चों, यहाँ पे चूंकि डायरेक्शन की बात आ जा रही है इसीलिए सारी चीजें डिफरेंट हो जा रही हैं। जैसे अगर हम कहें कि एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसे है 5 मीटर और हम इसको बोलें कि ईस्ट में, किधर? ईस्ट में, और दूसरा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है 3 मीटर वेस्ट में। तो अगर इन दोनों को ऐड किया जाए तो एक सिंपल एडिशन नहीं कि 5 + 3 हमने 8 बोल दिया। ये अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्शन को भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यहाँ डायरेक्शन की भी इंपॉर्टेंस हो जाती है। इवन कभी ऐसा भी केस आपको मिल सकता है कि कोई ईस्ट में जा रहा है और कोई नॉर्थ में, दूसरा वेक्टर नॉर्थ की दिशा में है और उन दोनों को ऐड करेंगे तो किस तरीके से ऐड करेंगे, ये सारी चीजें मतलब डिफरेंस आ देती हैं जब हम डायरेक्शन को भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये है इंपॉर्टेंस, ये जो है कि वेक्टर क्वांटिटी अगर हम जान गए कि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो हमको ये भी मतलब जो है ये सारी चीजें हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा आंसर गलत हो जाएगा। दूसरा बच्चों एक चीज और बताना चाह रहे हैं कि जो रेस्ट और मोशन, जो हम लोग मोशन की स्टडी करते हैं, ये मोशन जो भी रेस्ट और मोशन, ये जो दोनों टर्म हैं, ये दोनों टर्म क्या है? रिलेटिव टर्म है। हम लोग रिलेटिव मोशन का जो है स्टडी करते हैं क्योंकि एब्सोल्यूट रेस्ट तो कुछ है ही नहीं, एब्सोल्यूट मोशन तो कुछ है ही नहीं। जब आप सोचो कि जब पूरा यूनिवर्स मोशन में है, पूरी गैलेक्सी मोशन में है, हमारी अर्थ ही स्पिन कर रही है, तो जो है जब हम अर्थ पे हैं, सारी चीजें चाहे वो जो ट्रेन चल रही है, जो बसेज हैं या कोई भी मतलब प्लेन चल रही है, तो सारी चीजें चाहे वो स्टेशनरी मतलब जो स्टेशनरी हमको दिख रही हैं या जो हमको मूविंग दिख रही हैं, तो वो वास्तव में एब्सोल्यूट नहीं है, वो क्या है? रिलेटिव है। एक ही चीज जो एक किसी को मूविंग दिख रही है वही सेम चीज दूसरे को रेस्ट में दिख सकती है। जैसे उदाहरण के लिए कि सपोज करो कि ये बस है, बस में अगर एक पैसेंजर दूसरे पैसेंजर को केवल देखे, एक पैसेंजर दूसरे पैसेंजर को अगर केवल देखे और किसी चीज को ना देखे, उसको लगेगा ये तो मेरे बगल में रेस्ट में है, हम भी बैठे हैं, ये भी बैठा हुआ है। लेकिन अगर कोई बाहर कोई इंसान है, बाहर कोई इंसान है, वो उसको क्या दिख रहा है? ये बस आगे जा रही है। तो अब इसमें जो है अगर सोचिए कोई इंसान बस में ही ऐसे टहल रहा है, दोनों रो के बीच में टहल रहा है, तो उसकी स्पीड सोचिए, अगर जो बाहर खड़ा है उसकी स्पीड क्या होगी? बस से ज्यादा उसको दिखेगी। तो जो है ये जितना भी स्टडी करते, जब कोई चीज एब्सोल्यूट रेस्ट में है ही नहीं, सारा यूनिवर्स, सारा ब्रह्मांड और पूरी अर्थ ही स्पिन कर रही है, तो उस पर रहने वाली सारी चीजें ही मोशन में, फिर भी हम कहते हैं कि ये चीज रखी गई है, ये चीज जो है स्टेशनरी है, ये पेड़ स्टेशनरी है, खड़ा है, रेस्ट में है। तो जबकि वो एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है, वो भी तो मूव कर रहा है, वो भी मोशन में है। जब पूरी अर्थ ही मोशन कर रही है तो वो भी तो मोशन कर रहा है। तो ये जो टर्म्स हैं वो रिलेटिव हैं,
मतलब किसी से रिलेट करके उसको देखा जाता है, मोशन को स्टडी ही रिलेट करके किया जाता है। तो जिस फिक्स्ड पॉइंट से हम रिलेट करके किसी भी बॉडी की पोजीशन के चेंज को स्टडी करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट। तो हम जब भी मोशन की स्टडी हम लोग करते हैं तो उसमें हम लोग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन। तो रेफरेंस पॉइंट वो फिक्स्ड पॉइंट है जिससे हम किसी दूसरे बॉडी की जो पोजीशन है उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो ये ऑब्जर्वर है, ये ओरिजिन, इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन। और वहां पे अपने को एक क्यों इमेजिन करिए कि हम खड़े हैं वहां पे, ठीक है, अपने आप को वहां पे कल्पना करके आप अपने को इमेजिन करो कि आप वहां खड़े, आप ऑब्जर्वर हो और वो आप फिक्स हो और आप चीजों को देख रहे हो। तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि क्या मोशन को समझना बहुत आसान हो जाएगा। एक ही चीज जो है, जैसे आप देखे होंगे कि जैसे आपकी ट्रेन, जैसे आप ट्रेन में बैठे हैं और आपकी ट्रेन चल रही है और बगल से कोई जो है सुपर फास्ट एक्सप्रेस अगर बगल से गुजरती है और आपकी भी एक्सप्रेस अगर है लेकिन आपसे उसकी स्पीड ज्यादा है, तो जब आपके ट्रेन के बगल से वो ट्रेन गुजरती है तो आपको अपेरेंटली आपको लगता है कि हमारे ट्रेन की स्पीड घट गई। और अगर वही अपोजिट दिशा में कोई ट्रेन जाती है, जैसे आपकी ट्रेन आप सपोज करो ईस्ट की तरफ जा रही है और कोई ट्रेन उधर से वेस्ट की तरफ आ रही है, तो अचानक लगता है कि आपकी जो ट्रेन की स्पीड है अचानक बढ़ गई। तो सारा मोशन ही रिलेटिव है, सारा मोशन ही हम लोग रिलेटिव मोशन के रूप में ही स्टडी करते हैं। और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जैसे जो है मोशन, 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन। इसका क्या मतलब है, 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, एंड 3 डायमेंशनल मोशन। इसका क्या मतलब, डायमेंशन का क्या मतलब है बच्चों, 3 डायमेंशन होती हैं, उसको एक्सिस के रूप में भी हम लोग समझ सकते हैं। जैसे एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है। एक बच्चों समझो कि एक जो है विड्थ बता रहा है, एक डेप्थ बता रहा है और एक हाइट को स्पेसिफाई कर रहा है, हाइट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो अगर किसी की जो पोजीशन है, किसी की पोजीशन जो चेंज हो रही है, किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी बॉडी की, अगर पोजीशन केवल एक एक्सिस में ही चेंज हो रही है, केवल एक एक्सिस, चाहे वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस या वर्टिकल एक्सिस, किसी में चाहे जो है, अगर वो एक ही एक्सिस में, जैसे कोई हमने कोई चीज को ड्रॉप कर दिया ऊपर से वो नीचे, फ्री फॉलिंग बॉडी है कोई, चाहे कोई जो है लीनियर मोशन में, जैसे कोई जो है बस जो है चल रही है रोड पे या हम सीधे वॉक कर रहे हैं, तो अगर एक ही एक्सिस पे पोजीशन का चेंज हो रहा है, एक ही कोऑर्डिनेट केवल चेंज हो रहा है, ये 3 कोऑर्डिनेट, पोजीशन के 3 कोऑर्डिनेट होते हैं बच्चों। किसी भी टाइम, किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी की बॉडी को 3 कोऑर्डिनेट से हम बता सकते हैं कि एक्स की दिशा में कितना उसका कोऑर्डिनेट है, वाई के डायरेक्शन में कितना है, जेड के डायरेक्शन में कितना है। अगर केवल एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो तो उसको 1 डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। अगर 2 कोऑर्डिनेट चेंज को, जैसे सपोज करो कि ये कोई इंसान यहाँ है और थोड़े समय बाद ये यहाँ पहुंच गया, तो इसका केवल एक ही कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हुआ। अगर जो है ये यहाँ से यहाँ जाता तो इसका आप देख रहे होंगे केवल एक्स एक्सिस पर ही चेंज है, क्योंकि वाई एक्सिस पे कोई चेंज हुआ ही नहीं, केवल एक ही कोऑर्डिनेट बदला है, एक्स।
और अगर ये यहां से यहां गया तो आप देख रहे होंगे कि इसका ये जो x कोऑर्डिनेट ये था, अब ये x कोऑर्डिनेट यहां आ गया, तो इसका x भी बदला और y यहां था और अब यहां आ गया। इसका दोनों कोऑर्डिनेट बदला, y1 से y2 हो गया और इधर x1 से x2 हो गया, तो दो कोऑर्डिनेट बदल गए। तो जब दोनों कोऑर्डिनेट बदलते हैं, दो कोऑर्डिनेट बदल रहे हैं, तो उसको टू डायमेंशनल मोशन, मतलब दोनों डायमेंशन में चेंज आया है। और अगर तीनों डायमेंशन, जैसे स्पेस में अगर जैसे कोई जो है बर्ड्स फ्लाई कर रही है स्पेस में, तो स्पेस में जो मोशन होता है वहां पे तीनों डायमेंशन में चेंज आता है। वो जो है विड्थ में भी चेंज आएगा, डेप्थ में भी चेंज आएगा और हाइट में भी चेंज आएगा। तो तीनों डायमेंशन, जो तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं पोजीशन के, वहां पे तीनों बदलेंगे, इसलिए ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं? थ्री डायमेंशनल। और एक टर्म और लास्ट में बताना चाहेंगे जो मोशन के बारे में अक्सर आपको सुनने को मिलेगा, क्या? यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये क्या चीज है? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल टाइम में। जैसे अगर वो 10 मिनट में, फर्स्ट 10 मिनट में 1 किलोमीटर चला, तो अगले 10 मिनट में भी 1 किलोमीटर चलेगा, फिर अगले 10 मिनट में फिर 1 किलोमीटर चलेगा। मतलब इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल अगर कोई बॉडी करती है तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अगर वो अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में चले, मतलब 10 मिनट में कभी 5 किलोमीटर चल दे रहा है, अगले 10 मिनट में 3 किलोमीटर चल रहा है, अगले 10 मिनट में तो हो सकता है कि आधा किलोमीटर चले। जैसे जब हम क्राउड में अगर हम गाड़ी चला रहे होते हैं तो वहां पे जो है मोशन है नॉन यूनिफॉर्म। हमारा जो है क्राउड, जैसा क्राउड रहेगा, अगर क्राउड नहीं है तो थोड़ा तेज चलेंगे, क्राउड ज्यादा आ गए धीमे हो गए। तो हम अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर कर रहे हैं, तो उसको कैसा मोशन बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म मोशन मतलब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल टाइम, एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। तो आज का बच्चों लेक्चर बस इतना ही। अगले लेक्चर में इसी को, मोशन को और अच्छे से जो है डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी, स्पीड क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, कितने टाइप्स के होता है, इसको अच्छे से सरल तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू बच्चों। और अगर आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो ढेर सारी लाइक्स दीजिए और इसको सब्सक्राइब करिए। थैंक यू बच्चों।